अभी रिसेंटली विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कर्नाटक में जहां पर बीजेपी की सरकार थी वहां पर बीजेपी हार जाती है और इस तरह से बीजेपी साउथ इंडिया में किसी भी स्टेट में सरकार में नहीं है। इसके अलावा 2024 लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस डिवाइड एंड रूल के मोड में आ चुके हैं। ये देखिए कैसे बजट सेशन के बाद कर्नाटक के कांग्रेस के एमपी डीके सुरेश अलग साउथ इंडिया देश बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बजट सेशन में साउथ इंडियन स्टेट के साथ पार्शियलिटी हुई है। When he says that if the North treats the South in this manner, then the South will have to think about becoming a separate country. Parliament on Friday witnessed chaotic scenes over Congress MP DK Suresh's remark that South India may have to become a separate nation. After Finance Minister Nirmala Sitharaman presented interim budget, Suresh, the brother of Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar, claimed that South India was getting ignored by the centre, and this will eventually lead people in the South to demand a separate country. जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। यार, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया डिवाइड की जड़ें बहुत पुरानी हैं और आप माने या ना माने इसी वजह से नॉर्थ और साउथ में डिफरेंसेस भी रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस उठाते हैं। पिछले 10 सालों में जहां बीजेपी की पॉपुलैरिटी पीक पर है, वहीं बीजेपी साउथ में अपना पैर नहीं जमा पाई है। जो लोग बीजेपी को रिलीजियस पॉलिटिक्स करने का टैग देते हैं, वही लोग रीजनल पॉलिटिक्स करके किस तरह से नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड करने की बात करते हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड की पॉलिटिक्स के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 20वीं सेंचुरी में, जब तमिलनाडु के लीडर ईवी रामास्वामी पेरियार ने साउथ इंडिया स्टेट को, स्पेशली तमिलनाडु को एक द्रविड़ नाडु कंट्री बनाने की मांग करी, प्रपोजल रखा। ईवी रामास्वामी पेरियार का ऐसा मानना था कि नॉर्थ इंडियन स्टेट सदर्न स्टेट को डोमिनेट करते हैं। ये सदर्न स्टेट सेंट्रल पॉलिसीज़ और सरकार की वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं और ये लेगेसी आज तक चली आ रही है। इस डिवाइड के पीछे सदर्न स्टेट के लोग जो सबसे पहला रीज़न बताते हैं, वो बताते हैं टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सदर्न स्टेट के पॉलिटिशियंस और कॉमन लोगों का भी ये कहना है कि साउथ इंडियन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा देते हैं, बट इन रिटर्न साउथ इंडियन स्टेट को कम पैसे मिलते हैं, कम फंडिंग होती है। जैसे मान लीजिए साउथ इंडियन स्टेट 100 रुपये टैक्स के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, इसके बदले में केंद्र सरकार इन स्टेट को 30 से 35 रुपये देती है। वहीं नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट हैं, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, उन स्टेट को 100 रुपये देने के बदले में 700 से 800 रुपये मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पैसा खर्च होता है एज़ कम्पेयर टू सदर्न स्टेट। तमिलनाडु के एक मिनिस्टर का तो ऐसा कहना है कि 20 साल पहले जब हमारी पॉपुलेशन पूरे कंट्री की 7% थी, जीडीपी भी 7% थी, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 7% फंडिंग करती थी। वहीं आज हमने पॉपुलेशन भी कम करी है, हमारी जीडीपी भी बढ़ी है, बट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 4 से 5% ही फंडिंग मिलती है। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि सदर्न स्टेट के साथ स्टेप मदरली बिहेवियर होता है। For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1.79 rupee back from central taxes. Tamil Nadu puts 1 rupee and we get 30 to 35 paise back. इस टैक्स के डिफरेंस को पहले समझते हैं, जिसका कनेक्शन हमारे इंडिपेंडेंस से है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उस समय के पॉलिटिशियंस, उस समय के लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि देश को कैसे चलाया जाए, किस स्टेट को कितनी फंडिंग मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने स्टेट को अच्छे से चला सकें। जिसके लिए उस समय के लॉ मिनिस्टर ने 1951 में एक फाइनेंस कमीशन बनाई, जिसका काम था कि पॉपुलेशन के हिसाब से हर स्टेट को फंडिंग दी जाए और ये फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में रिव्यू करी जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है, उस स्टेट को कम फंडिंग मिलेगी। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन अब 2011 सेंसस के हिसाब से होगी, जो पहले 1971 सेंसस के हिसाब से होती थी। इसका सीधा सीधा मतलब है साउथ इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन में कंट्रोल किया, उनकी पॉपुलेशन कम हुई, वहीं बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ी, तो साउथ इंडिया को फंडिंग कम मिलेगी और इन स्टेट को फंडिंग ज़्यादा मिलेगी। इस वजह से साउथ इंडियन स्टेट को हज़ारों करोड़ का घाटा होता है।
जहां सदर्न स्टेट का कहना है कि उनके स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल करके देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, देश के जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके लिए तो उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए, ना कि उन्हें कम पैसे देके पनिश करना चाहिए। 59 crores to the Southern Railways and the Northern Railways is 13,200 crores. एक्चुअली देखें तो सदर्न स्टेट का कहना भी सही है, लेकिन गवर्नमेंट की पोजीशन भी एक पेरेंट्स जैसी होती है। वो अपने उस बच्चे को ज़्यादा ध्यान देती है, उस बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट करती है जो बच्चा वीक है, जिस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। इसके रिप्लाई में सेंट्रल गवर्नमेंट और फाइनेंस कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि किसी स्टेट के साथ पार्शियलिटी नहीं हो रही है, जिसको जितनी ज़रूरत उसको उतने ही फंडिंग मिल रही है। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट का तो कहना है कि आज जो साउथ इंडियन स्टेट की इकोनॉमी अच्छी है, जीडीपी अच्छी है, उसमें बहुत बड़ा हाथ सेंट्रल स्कीम का ही है, जिसका नाम है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उस समय कांग्रेस की थी, उन्होंने नॉर्थ इंडियन स्टेट में जैसे यूपी, बिहार, झारखंड में जो फैक्ट्रीज़ थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, उन्हें सब्सिडी से दूर रखा और साउथ इंडिया में जो फैक्ट्रीज़ थी उन्हें सब्सिडी देने लग गए। इस सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ साउथ इंडिया में शिफ्ट होते चले गए। यही रीज़न है कि साउथ इंडिया में आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं और साउथ इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो कर गया। दूसरा रीज़न है डीलिमिटेशन, जिसका कनेक्शन भी पॉपुलेशन से है। साउथ इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा सीट करीब आधी हो जाएंगी। जब 2026 में परसिमन होगा, डीलिमिटेशन होगा, उस समय साउथ इंडिया की लोकसभा सीट करीब आधी हो जाएंगी। 1962 में जहां तमिलनाडु के पास 41 लोकसभा सीट थी, जो अब 39 हो गई हैं, लेकिन 2026 में यही सीट्स घटकर 31 हो जाएंगी। वहीं नॉर्थ इंडिया में क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोकसभा सीट्स बढ़ जाएंगी। जैसे यूपी में आज की डेट में 80 लोकसभा सीट हैं, जब परसिमन होगा 2026 में, तो उस समय वहाँ पर 91 लोकसभा सीट्स हो जाएंगी। इस वजह से सदर्न स्टेट को लगता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में कम हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनमें उनका पार्टिसिपेशन नहीं बचेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फ़ायदा सदर्न स्टेट को नहीं मिलेगा। दूसरा रीज़न है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से इवन कॉमन लोगों के बीच में भी कॉन्ट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं। इसका कनेक्शन भी इंडिपेंडेंस के टाइम का है। जिस समय भारत को आज़ादी मिली, उस समय के पॉलिटिशियंस, लीडर्स ये चाहते थे कि पूरे देश को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, एक लिंक लैंग्वेज होनी चाहिए, जो बहुत मुश्किल काम था क्योंकि बहुत सारे स्टेट थे और बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी। फिर भी क्योंकि हिंदी ज़्यादा स्टेट में बोली जाती है, हिंदी लोग ज़्यादा समझते हैं, बोलते हैं, तो हिंदी को एज ए लिंक लैंग्वेज प्रपोज किया गया, जिसका सदर्न स्टेट ने जमकर विरोध किया। उनका ऐसा मानना था कि हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, एक लिंक लैंग्वेज की तरह इम्पोज करके साउथ इंडियंस को सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। एक बार फिर 2020 में अमित शाह ने हिंदी को एज ए लिंक लैंग्वेज बनाने का प्रपोजल दिया, जिसमें NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से सभी स्टेट में 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, जिसमें एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक मदर टंग, जिसे सभी सदर्न स्टेट ने स्ट्रेट आउट रिजेक्ट कर दिया। जिसके रिप्लाई में मोदी जी ने कहा कि बीजेपी हर रीजनल लैंग्वेज को एक धरोहर के रूप में मानती है और उन्हें पूजा के लायक समझती है। इन सदर्न स्टेट के हिसाब से उनका सबसे बड़ा डर यही है कि अगर बीजेपी चाहे सेंट्रल में या स्टेट में गवर्नमेंट में आती है तो हिंदी को ज़बरदस्ती इम्पोज करेगी। एक्चुअली सभी स्टेट की अपनी अलग पहचान होती है, इसको साउथ और नॉर्थ कहकर डिवाइड करना जस्टिफाइंग नहीं है। हर स्टेट में कास्ट, लैंग्वेज और कल्चरल डिवाइड है, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। इस साउथ नॉर्थ डिवाइड पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस वोटर को रिलीजन के नाम पर नहीं तो रीजनल पॉलिटिक्स करके डिवाइड करके अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।